हाँ जी बच्चों, मैं हूं अनिकेत श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनएसटी क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने लाया एसएससी 2026 का, जो कि 5 फरवरी 2025 शिफ्ट 1 में जो एग्जाम आपका हुआ था उससे रिलेटेड कंप्लीट पेपर एनालिसिस को। इसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट है और इसकी लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। इसमें आपका टारगेट जो है 20 ऑफ 20 का होना चाहिए। कितना? 20 ऑफ 20 का टारगेट आप बना के चलेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 7 दिसंबर 1946, 15 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 या फिर 12 दिसंबर 1946। तो बच्चों बताइए कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी? तो बच्चों, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। यहाँ पे लिख दीजिए, अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और आपके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप समझ जाइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमने इस प्रश्न में क्या देखा? संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 में हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 8 अगस्त 2024 को राज्य भाषा में पेश किया गया बॉयलर विधेयक यानी कि बॉयलर एक्ट 2024 किस पूर्ववर्ती बॉयलर अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया जाता है? मैं एक बार और प्रश्न को पढ़ देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया बॉयलर विधेयक यानी कि बॉयलर एक्ट 2024 किस पूर्ववर्ती बॉयलर अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया? ऑप्शन है बॉयलर अधिनियम 1955, बॉयलर अधिनियम 1923, बॉयलर अधिनियम 1975 या फिर बॉयलर अधिनियम 1965। तो बच्चों बताइए इसमें से आपका आंसर क्या होगा? तो बच्चों आंसर है आपका बॉयलर अधिनियम 1923 में यह हुआ था। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नंदी पुरस्कार हर वर्ष किस राज्य में दिया जाता है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो बच्चों बताइए कि सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नंदी पुरस्कार हर वर्ष किस राज्य में दिया जाता है? तो बच्चों आंध्र प्रदेश में दिया जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। और नंदी पुरस्कार किसके लिए जुड़ा है? तेलुगु सिनेमा से, तेलुगु सिनेमा से, तेलुगु सिनेमा में इसको दिया जाता है और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सार्वजनिक प्रावधान पब्लिक प्रोविजन उन वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भित करता है जिन्हें बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और क्या होते हैं? तो ऑप्शंस हैं बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के उपयोग किया जा सकता है, केवल ऑनलाइन भुगतान के जरिए उपलब्ध होता है, यह केवल प्रत्यक्ष भुगतान के साथ ही उपयोग किया जा सकता है या फिर केवल करदाताओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है। तो बच्चों बताइए कि सार्वजनिक प्रावधान उन वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भित करता है जिन्हें बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और किसके द्वारा क्या किया जाता है? तो बच्चों बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के उपयोग किया जा सकता है। यह आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे या फिर थी? तो बच्चों बताइए कि वर्ल्ड एथलेट चैंपियनशिप में जीतने वाले पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बच्चों पहले भारतीय हमारे नीरज चोपड़ा जी थे। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। और नीरज चोपड़ा जी कब मिला था इनको? 2023 में भाला फेंक में, भाला फेंक गेम में इनको स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास
कि खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शंस हैं, खाद्य आयात पर निर्भरता कम हुई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, या फिर निर्भरता समाप्त हो गई, या फिर निर्भरता बढ़ गई। तो बच्चों बताइए आपका क्या आंसर हो सकता है। तो बच्चों खाद्य आयात पर निर्भरता कम हो गई, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, और एक चीज और देख लीजिए कि हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है। तो यहाँ पे हरित क्रांति है, इनके यहाँ पे हम लोग जनक देख लेते हैं। इनके जनक आपके हैं एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अधिक मिलियन सिटीज किसमें हैं। ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो बच्चों भारत के पड़ोसी देशों में मिलियन सिटी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। अब मिलियन सिटी का मतलब क्या होता है। मिलियन सिटी का मतलब होता है जिस शहर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो। 10 लाख से अधिक लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अधिक मिलियन सिटीज पाकिस्तान में है, और मिलियन सिटी उसे कहते हैं जिसमें 10 लाख से अधिक लोग यानी कि जनसंख्या हो, इसलिए उसको हम लोग मिलियन सिटीज का नाम देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल के किस त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली थी। तो कौन सा ऐसा है त्योहार जिसको यूनेस्को ने माना है। तो ऑप्शंस हैं पौष मेला, दुर्गा पूजा, गंगा सागर या फिर जमाई षष्ठी। तो बच्चों आपका आंसर क्या हो सकता है। बच्चों आपका आंसर है दुर्गा पूजा। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। दुर्गा पूजा जो है 2021 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ था। कब? 2021 में शामिल हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी। ऑप्शंस हैं 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, 1ली शताब्दी ईस्वी या फिर 19वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो बच्चों बताइए कि अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी। तो वो 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व में की थी। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन थे। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन थे। ऑप्शन है आपके पास HD कुमारस्वामी, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी या फिर धर्मेंद्र प्रधान। तो बच्चों बताइए कि कौन थे आपके शिक्षा मंत्रालय। तो बच्चों शिक्षा मंत्रालय 2024 में धर्मेंद्र प्रधान जी थे। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया। तो बच्चों बताइए कि महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कब किया। ऑप्शन हैं 1925, 1927, 1923 या फिर 1918। तो बच्चों उन्होंने 1927 में इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। और ये आंदोलन क्यों हुआ था? पानी के अधिकार के लिए। किस लिए? पानी के अधिकार के लिए इस सत्याग्रह का नेतृत्व हुआ था, इस आंदोलन को किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य एक हार्य के रूप में जाना जाता है जहां एक नर्तक या नर्तकी एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता या निभाती है। तो बच्चों बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य एक हार्य के रूप में जाना जाता है जहां एक नर्तक नर्तकी एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाते हैं। तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन दिया गया, आप अपना आंसर दीजिए। तो बच्चों वो आपका है भरतनाट्यम। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। भरतनाट्यम में क्या है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जय श्री राम। अगला प्रश्न है आपके पास कि सामान्यतः स्टोन वॉर्ट के नाम से जाने जाने वाली हरे शैवाल की कौन सी प्रजाति को प्रायः पौधा समझ लिया जाता है। तो बच्चों बताइए कि कौन सा ऐसा शैवाल की प्रजाति है जिसे सामान्यतः पौधा समझ लिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शंस हैं केल्प, कारा, सारगैशम या फिर ग्रेसिलिरिया। तो बच्चों बताइए इनमें से स्टोन वॉर्ट का दूसरा नाम क्या है। तो बच्चों वो है आपका कारा। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, और ये कारा जो है मीठे पानी में पाया जाता है, मीठे पानी में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है क्रिकेट, कुश्ती, बैडमिंटन या फिर हॉकी। तो बच्चों बताइए कि स्मृति मंधाना जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो बच्चों वो क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है। ऑप्शंस हैं मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, मुख्य सचिव या फिर राज्य का राज्यपाल। तो बच्चों बताइए कि राज्य सरकार के कामकाज के लिए नियमावली जो है वो कौन बनाता है। तो बच्चों वो राज्य के राज्यपाल बनाते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। और इनका ये अधिकार क्यों है, तो ये अधिकार इनका अनुच्छेद 166 से है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता और डांसिंग ड्रम किस लेखक की कृतियां हैं। ऑप्शंस हैं आनंद शंकर, अरुंधति रॉय, जाकिर हुसैन या फिर वी.एस. नायपॉल। तो बच्चों बताइए कि स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता और डांसिंग ड्रम्स किस लेखक की स्मृति कृतियां हैं। तो बच्चों वो आपके आनंद शंकर की ये कृतियां हैं। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या जलधारा के प्रभाव को अवरुद्ध करके बनाया जाता है। ऑप्शंस हैं लैगून, मुहाना, जलाशय या फिर ऑक्सबो झील। तो बच्चों बताइए कि इनमें से कौन सा है जो मानव निर्मित जल निकाय है। तो बच्चों वो है आपका जलाशय। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कमरे के ताप और दाब पर कणों की गतिज ऊर्जा के मामले में न्यूनतम होती है। किसके मामले में न्यूनतम होती है। ऑप्शन है लोहे, मीथेन, केरोसिन या फिर जल। तो बच्चों आपके लोहे में ऐसा होता है। लोहे में क्यों होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। लोहे में इसलिए होता है क्योंकि लोहा आपका ठोस होता है। ठीक है, और ठोस के कण जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं था। ऑप्शंस हैं रासायनिक उर्वरकों का पर निर्भरता, कृषि उत्पादन में सुधार, ग्रामीण जनसंख्या में कमी या फिर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। तो बच्चों बताइए निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं था। तो बच्चों वो ग्रामीण जनसंख्या में कमी नहीं था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। हरित क्रांति से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता हो गई, कृषि उत्पादन में सुधार हुआ, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, बल्कि ग्रामीण जनसंख्या में कोई कमी का इसका प्रभाव नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि रोहिंग्या संकट शब्द में मुख्य रूप से भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण लेने के लिए आने वाले किस पड़ोसी देश के शरणार्थी शामिल हैं। ऑप्शन हैं नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या फिर म्यांमार। तो बच्चों म्यांमार देश के लोग शामिल हैं। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। जो रोहिंग्या संकट है ये मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और ये लोग कहाँ से संबंधित हैं। तो ये लोग म्यांमार के रखाइन प्रांत से संबंधित है, रखाइन प्रांत से संबंधित हैं। ठीक है, ये आपका अंतिम प्रश्न है। और ऐसे ही सेट्स जो हैं एसएससी जीडी के, आपके रेलवे के
आर्मी अग्निवीर के, ये सारे सेट्स जो भी पुराने एग्जाम्स के हो चुके हैं उसके जीके जीएस के सभी क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। आप यहाँ पे आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर आपसे अगले सेट के अंदर।